Hello everyone, welcome to Guru Mantra Siksha Ka Granth. Hopefully everyone is fine and doing good. So guys, with continuation of PYQ analysis and this is the another part for the latest paper from shift 2. काफ़ी सारे सेशंस में और यू कैन से वीडियोस में हम काफ़ी कुछ डिस्कस कर चुके हैं जिसमें हमने सिर्फ क्वेश्चन को एनालाइज नहीं किया, हमने बहुत सारे एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी पेन डाउन किए हैं अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द पेपर. सो मेक श्योर आप हर चीज़ ध्यान से सुने एंड इफ़ यू आर वेल प्रिपेयर्ड तो क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करें डेडिकेटली. इन केस अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए एंड टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कीजिए. टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए सिंपल से 3 स्टेप्स यहाँ पर मेंशन है. टेलीग्राम आप ज्वाइन रखेंगे तो वहाँ पर आपको मेजर इन्फॉर्मेशन अपडेट्स के साथ मिलती रहेगी. आज का जो लाइव सेशन हम करने वाले हैं या एक तरीके से सेशन करने वाले हैं, अगर आप डेडिकेटली फॉलो करते हैं तो इट विल बी ऑफ 20 मार्क. नेगेटिव मार्किंग इज अराउंड 25%. सेक्शन सी के क्वेश्चन है तो करेक्ट आप करेंगे तो +4 एंड इनकरेक्ट करेंगे तो -1 कर लीजिएगा. लास्ट में एनालाइज कीजिएगा कि आपका स्कोर क्या है. टाइम बाउंडेशन रखेंगे तो बेटर रहेगा, बाद में आपको टाइम मैनेजमेंट में इशू नहीं होगा. सो ऑल द वेरी बेस्ट एवरीवन, लेट्स स्टार्ट. Alright, this is the very first question everyone and make sure आप जो है पोस्ट कर दें वीडियो को यहाँ पर. अगर आप डेडिकेटली सॉल्व करना चाहते हैं तो इस क्वेश्चन के लिए डेडिकेटेड टाइम आप अराउंड 3 मिनट्स का यूज़ कर सकते हैं. पूरा ही ऑनेस्टी के साथ आप इसको देखिए, सॉल्व कीजिए एंड आफ्टरवर्ड्स वी विल बी डिस्कसिंग दिस क्वेश्चन. मैं डिस्कस कर रही हूँ, आप डिस्कशन या फिर एक्सप्लेनेशन बाद में सुन सकते हैं. ऑलराइट, सो क्वेश्चन जो है सबसे पहले अगर मैं कंसेप्ट टैग करना चाहूँ तो इम्यूनोलॉजी से ये जो है क्वेश्चन है एंड इसमें जो क्वेश्चन है ये है बी सेल मैच्योरेशन को लेकर. बोन मैरो सेल्स वर सॉर्टेड यूजिंग 4 सेल सरफेस मार्कर. सेल सरफेस मार्कर्स आपको पता है, एक सेल के सरफेस के ऊपर कुछ पर्टिकुलर आइडेंटिटीज होती हैं जिसको हम सरफेस मार्कर कहते हैं. ऐसे ही मार्कर्स जो है बी सेल के ऊपर भी होते हैं. तो यहाँ पर कुछ मार्कर्स दिए हैं CD45R जिसको हम B220 नाम से भी बुलाते हैं. CD43 दैट इज ल्यूकोसियालिन, मेम्ब्रेन एसोसिएटेड IgM एंड मेम्ब्रेन एसोसिएटेड IgM-D. तो ये 4 मार्कर्स यहाँ पर गिवन है. ये एक आइडेंटिटी आपको और देते हैं, बी सेल के मार्कर्स के बारे में बताते हैं. बी सेल और टी सेल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट अगर आप इम्यूनोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो. ये दो एंटीबॉडीज हैं IgM एंड IgD, म्यू एंड डेल्टा, जो मेम्ब्रेन बाउंड फॉर्म में बी सेल के ऊपर मिलती है. बाकी जो एंटीबॉडीज की तरह काम करती है तो वो सॉल्युबल फॉर्म में मिलती है. Now the sorted cells were then analyzed for immunoglobulin gene arrangement for the heavy chain. We know that genes का rearrangement होता है, BDG recombination में भी हम उसको पढ़ते हैं. क्यों होता है रीअरेंजमेंट वो भी हमें पता है क्योंकि वेराइटी ऑफ एंटीजेंस आर देयर. तो सो इस तरीके का अरेंजमेंट ज़रूरी है. और हमें डिफरेंट बी सेल के डेवलपमेंट की स्टेजेस मिलती हैं. किस तरीके से मिलती हैं आपने अगर पढ़ा हो तो प्री से प्रो पर आते हैं, प्रो से इमेच्योर एंड फाइनली मैच्योर जब वो एनकाउंटर करता है एंटीजन को. ठीक है, तो हमें यहाँ पर कुछ एक नए से पैटर्न का ये क्वेश्चन है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है जिसको आप नोट्स में भी पेन डाउन कर सकते हो बी सेल डेवलपमेंट के रिगार्डिंग. यहाँ पर हमें स्टेटस ऑफ सेल सरफेस मार्कर दिया हुआ है, इम्यूनोग्लोबुलिन जीन्स का रीअरेंजमेंट एंड वहाँ से क्या इन्फेरेंस ड्रॉन होती है वो दिया हुआ, हमें सही मैच करना है. तो देखिए CD45 तो हमेशा एक मेन मार्कर रहता ही रहता है. ठीक है, अगर हम पहले ऑप्शन को देखें यानी ए पार्ट को देखें तो CD45 प्रेजेंट है, CD43 प्रेजेंट नहीं है. मेम्ब्रेन बाउंड इम्यूनोग्लोबुलिन M यानी M जो है मेम्ब्रेन बाउंड वो हाई कंसंट्रेशन में है और D भी जो है हाई कंसंट्रेशन में है. अगर आप लोगों ने कभी M और D की प्रॉपर्टीज भी पढ़ी हो तो D में आपने पढ़ा होगा D का कोई बहुत स्पेसिफिक रोल नहीं होता, लेकिन एज एन सरफेस मार्कर ये बी सेल के ऊपर प्रेजेंट होता है. तो डेफिनेटली ये क्या है, ये एक मैच्योर बी सेल है. राइट, ये चीज़ एकदम करेक्ट है.
जिसके बेसिस पर हम ये दोनों ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं, फर्स्ट एंड फोर्थ ऑप्शन। उसके बाद जो है नेक्स्ट ऑप्शन में है CD45 रिसेप्टर प्रेजेंट है, 43 भी प्रेजेंट है, M भी नहीं है और D भी नहीं है। तो क्या ये प्रो सेल है? प्रो बी सेल भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि अगर आप प्रो बी सेल के ऊपर देखते हैं तो वहां पर भी जो है आपको एटलीस्ट मेम्ब्रेन बाउंड IgM मिलता है, चाहे कम कंसंट्रेशन में मिले। तो ये बी हमारा इनकरेक्ट हो गया। अगर आपको इतना भी आइडिया था, आंसर आपका आ चुका है। दैट इज थर्ड वन इज द करेक्ट आंसर। बाकी को देखते हैं। सी की अगर हम बात करते हैं तो CD45 प्रेजेंट है, 43 नहीं है, एम जो है वो लोअर कंसंट्रेशन में और डी नहीं है। ये क्या है? लेटर स्टेजेस ऑफ प्री बी सेल, यानी कि प्रो में एंटर होने वाला है, स्मॉल प्री बी सेल बोलते हैं। एम आपको प्रेजेंट मिलेगा, ठीक है, क्योंकि एम जो है वो डी से बहुत पहले आ जाता है। ये चीज भी करेक्ट है। अपार्ट फ्रॉम दिस, यहाँ पर CD45 प्रेजेंट है रिसेप्टर, सेलुलर डिफरेंशिएशन 43 प्रेजेंट है, एम नहीं है, डी नहीं है। क्या ये इमेच्योर बी सेल है? नो। ई की अगर हम बात करें तो 45 इज एब्सेंट, 43 इज प्रेजेंट, एम भी नहीं है, डी भी नहीं है, तो लिखा हुआ है मे नॉट बी अ प्रिकर्सर बी सेल। बिल्कुल सही बात है, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। तो यहाँ से अभी मैं आपको एक मास्टर टेबल भी दूंगी, यहाँ से भी आप काफ़ी सारे जो है बुक नोट्स एक तरीके से कंसिडर कर सकते हैं बी सेल के डेवलपमेंट के रिगार्डिंग। बाकी हम बी सेल एंड टी सेल का डेवलपमेंट एक्टिवेशन जो है आगे आने वाली फ्री वीडियोस में भी कवर करेंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने एक मास्टर चार्ट दिया है। रेदर देन टेकिंग स्क्रीनशॉट, आई वुड सजेस्ट कि आप इसको पेन डाउन कर लीजिएगा। जितनी बार आप इसको देखेंगे उतनी बार आपको चीज़ें रिवाइज होंगी। यहाँ पर भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स दे रखे हैं, हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल, प्रो बी सेल, प्री बी सेल, इमेच्योर बी सेल के मार्कर्स के साथ। और बी सेल के डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो हमें पता है फीटल स्टेज में, एडल्ट स्टेज में, अलग अलग जगह ये चीज़ें हम देखते हैं। प्री नेटल बी सेल का डेवलपमेंट जो है वो फीटल लीवर में होता है। पोस्ट नेटल बाद के अगर हम देखें तो बोन मैरो में ऑरिजिनेशन होता है, मैचुरेशन। आफ्टर इनिशियल मैचुरेशन बी सेल्स जो है माइग्रेट कर जाते हैं स्प्लीन में या दूसरे लिम्फॉइड सेकेंडरी टिश्यूज में, ताकि वो फंक्शनल मैचुरेशन गेन कर सके आफ्टर एनकाउंटरिंग टू अ पर्टिकुलर एंटीजन एंड डिफरेंशिएट हो सके प्लाज्मा सेल एंड मेमोरी सेल में, सो दैट बॉडी को एक अडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स मिल सके। So C is the correct answer. In case you are correct, you can add 4 mark, otherwise -1 of each. Moving to the next question. Alright, next question is again from immunology, and again the suggested time for this question is around 2 to 3 minutes में आप solve आराम से ये question हो सकता है। Pause करके आप solve कीजिएगा। I am coming directly to the explanation. Virus infected cells are cleared by cytolysis by NK cell and TC cell। इस तरीके का मैकेनिज्म पर क्वेश्चन पहले भी पूछा जा चुका है कि NK सेल्स और TC सेल्स में क्या सिमिलैरिटी है। परफोरिन एंड ग्रेन्जाइम्स होते हैं जिसकी हेल्प से जो है इन्फेक्टेड सेल जो है वो मारा जाता है, क्योंकि परफोरिन एंजाइम्स क्या करती हैं? पोर क्रिएट कर देती है, और ग्रेन्जाइम जाकर जो है छोटे छोटे एपोप्टोटिक बॉडीज बना देती है। एंड साथ ही आप देखते हैं क्या? साथ ही आप देखते हैं कि जो है DNA भी फ्रेगमेंटाइज जो है वहाँ पर हो जाता है, तो सेल जो है वो डाई कर जाता है। यहाँ पर है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ करेक्टली रिप्रेजेंट द चेंजेस इन द सेल नंबर ऑफ 2 सेल टाइप during the course of a viral infection considering the virus is cleared by 14th day, यानी 14th day वायरस का जो है वो सफाया हो गया। दो सेल के बारे में यहाँ पर बात की गई है, एक है NK सेल और एक है TC सेल या साइटोटॉक्सिक T लिम्फोसाइट। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हमें डेज ऑफ वायरल इन्फेक्शन दिया हुआ है X पर 0 to 14 और Y पर आप कह सकते हैं इम्यून रिस्पॉन्स दिया हुआ। तो बहुत सिंपल सी बात है, अगर वायरस का इन्फेक्शन होगा तो सबसे पहले बॉडी का एक सेल्फ रिस्पॉन्स भी आएगा जिसको आप इन्नेट रिस्पॉन्स में कंसिडर कर सकते हैं। अगर आप नेचुरल किलर सेल्स की बात करते हो तो वो हमें इन्नेट रिस्पॉन्स देते हैं। तो सबसे पहले दे विल बी इंक्रीजिंग एंड ब्रिंगिंग द रिस्पॉन्स, एंड आफ्टरवर्ड साइटोटॉक्सिक T लिम्फोसाइट्स का जो है एक्शन होगा
एंड हम देखेंगे फिर धीरे धीरे वो भी डिक्लाइन होगा, क्योंकि यहाँ पर जो एक्शन आएगा वो एक तरीके से अडेप्टिव एक्शन आएगा। अडेप्टिव एक्शन मतलब कि एनकाउंटरिंग के बाद कोई भी वायरस इन्फेक्टेड सेल है वो अगर अपने MHC1 की हेल्प से वायरस पेप्टाइड को रिप्रेजेंट कर रहा है तो टी सेल जो है उसको पहचानेगा एंड अपने टी सेल रिसेप्टर की मदद से जो है एनकाउंटर करेगा। CD8 विल ऑल्सो बी देयर, सेल्यूलर डिफरेंशिएशन 8, एंड हम देखेंगे परफॉरेंट एंजाइम्स रिलीज होने के बाद ये जो सेल है इट विल डाई ऑफ, राइट। सो बहुत ज़्यादा देखने की जरूरत नहीं थी, सिर्फ थोड़ी सी बात आपको पता होनी थी, राइट। बाकी सब ग्राफ जो है एकदम ऑड ग्राफ है। एंड लेट मी टेल यू वन थिंग वेरी क्लियरली, NK सेल्स, B सेल्स, T सेल्स, इन पर बहुत सवाल आते हैं। इनफैक्ट मैक्रोफेजेस ऑल्सो, ये कुछ ऐसे इम्यून सेल्स हम देखते हैं जिस पर काफ़ी सारे सवाल जो है वो पूछे जाते हैं। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1. After the attack of virus, the innate immune system would respond first by releasing natural killer cells. Innate response first आएगा, temporary response जो eventually reduce हो जाएगा, फिर boost up के लिए full clearance के लिए CTL, cytotoxic T lymphocytes will be there. यहाँ पर आप देख सकते हो NK सेल्स का मैकेनिज्म भी दिखाया गया है। CTL का तो सबको पता है क्योंकि कॉमनली हम पढ़ते हैं। नेचुरल किलर सेल रिकॉग्नाइज करता है MHC1 को, क्योंकि MHC1 मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स 1 मेजरली सभी न्यूक्लियोटाइड सेल्स के ऊपर, हेल्दी न्यूक्लियोटाइड सेल्स के ऊपर प्रेजेंट होता है। ये हेल्दी सेल है, यहाँ MHC1 रिप्रेजेंट हो रहा है, कोई पेप्टाइड नहीं है, इसके साथ एनकाउंटरिंग हो रही है। NK सेल को समझ में आ रहा है कि दिस इज हेल्दी, नो इशू विद दिस सेल। अगर एक इन्फेक्टेड सेल है जहाँ पर MHC1 नहीं है या रिप्रेजेंट नहीं हो रहा, उसके लिए आप देख रहे हो ये NK सेल है, इंटरेक्शन करने के लिए आया बट कोई MHC1 यहाँ पर उसको नहीं दिखाई दिया, कंसिडरिंग ये इन्फेक्टेड सेल है। परफॉरेंट एंजाइम्स के एक्शन से सेल जो है वो किल कर दिया गया, डाइंग सेल। इसके अलावा TC सेल का मैकेनिज्म अभी मैंने आपको पीछे भी बताया, वहाँ पर हम क्या देखते हैं या TC सेल क्या देखता है, MHC1 है और वो किसके साथ है, पेप्टाइड के साथ रिप्रेजेंट हो रहा है, तब भी ये क्या है, ये एक अनहेल्दी या आप कह सकते हैं इन्फेक्टेड सेल है, बिकॉज जो हेल्दी सेल है वहाँ पर केवल और केवल MHC1 होगा, कोई पेप्टाइड वहाँ पर आपको दिखाई या सेल को दिखाई नहीं देगा। दैट इज द मेजर डिफरेंस। ऑलराइट, यू कैन ऐड 4 मार्क्स, अदरवाइज -1 कीजिए। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज सुपर इजी क्वेश्चन। क्वेश्चन की लेंथ बहुत अच्छी खासी है क्योंकि हिंदी में भी ये गिवन है, बट एनी हाउ दिस इज अ सुपर इजी क्वेश्चन। क्वेश्चन जो है वो GPCR से है, जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर सेल सिग्नलिंग से है। मेजर सिग्नलिंग पाथवेज में हम देखते हैं कि GPCR सेल सरफेस रिसेप्टर का एक बड़ा क्लास है, वहाँ से सवाल आते रहते हैं। एंड मेजरली हम यहाँ पर 2 इम्पॉर्टेंट पाथवेज को देखते हैं जहाँ से हमेशा सवाल आते हैं। एक आपका साइक्लिक AMP पाथवे आप पढ़ते हैं और दूसरा आप जो पढ़ते हैं वो PIP2 पाथवे पढ़ते हैं। PIP2 पाथवे से यहाँ पर सवाल है। तो यहाँ पर आप देखिए आपको क्या करना है, आपको इनकरेक्ट ऑप्शन को सेलेक्ट करना है विद रिगार्ड टू PIP2 पाथवे। PLC बीटा फॉस्फोलाइपेज C, लाइपेज लिपिड को ब्रेक करती है। एक्ट ऑन फॉस्फेटिडिल इनोसिटॉल 4,5 फॉस्फेट PIP2 जो इनर हाफ पर प्रेजेंट होता है। ये आउटर हाफ है लिपिड का, मेम्ब्रेन लिपिड लेयर का, और ये इनर हाफ है। हमें पता है एसिमेट्री रहती है आउटर और इनर हाफ में। इनर हाफ में इट इज प्रेजेंट, राइट। तो इनर हाफ में प्रेजेंट रहता है, एक एसिडिक फॉस्फोलिपिड है, बिल्कुल सही बात है। एक्टिवेटेड PLC बीटा PIP2 को क्लीव करते हैं, बिल्कुल। इफेक्टर एंजाइम PLC बीटा एक्टिवेट हो जाएगी तो वो इस तरीके से हमें 2 सेकेंडरी मैसेंजर्स दे देगी। ये अगर आपने पाथवे पढ़ा हो तो बहुत आसानी से इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। ये है हमारा हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल जो कि है DAG, और ये है हमारा डिफ्यूजिबल मॉलिक्यूल जो है इनोसिटॉल ट्राइफॉस्फेट IP3। काफी बार इसका हम जिक्र करते हैं, इनफैक्ट
फर्टिलाइजेशन टू ब्लॉक पॉलीस्पर्मी, काफ़ी जगह इसका जिक्र होता है। तो 2 हमें सेकेंडरी मैसेंजर्स मिल जाएंगे, बिल्कुल सही बात है, 2 मिल जाएंगे। थर्ड ऑप्शन में कहता है IP3 क्या है, एक स्मॉल लिपिड सॉल्युबल मॉलिक्यूल। लिपिड सॉल्युबल मॉलिक्यूल नहीं है, हाइड्रोफोबिक नहीं है, दिस इज हाइड्रोफिलिक इन नेचर, तभी तो ये साइटोसोल में डिफ्यूज होता है और लाइगेंड गेटेड कैल्शियम चैनल्स पर बाइंड करता है। अगर ये लिपिड सॉल्युबल होता तो ये मेम्ब्रेन में ही रह जाता डैक की तरह। हमें इनकरेक्ट फाइंड करना है, ये थर्ड ऑप्शन ही इनकरेक्ट है, दिस इज आवर आंसर। अगेन मैं हमेशा आपको सजेस्ट करती हूँ, मैं दोबारा से आपको सजेस्ट कर रही हूँ, मेजर टास्क सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन को सॉल्व करना नहीं है। अगर क्वेश्चन में कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स हमें मिलते हैं सीखने को तो वो हमें पेन डाउन कर लेने चाहिए नोट्स में। DAG get further cleaved to release arachidonic acid which is used in the synthesis of echinozoids including prostaglandins। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि हमें पता है कि पाथवे जब भी हम पढ़ते हैं उसका जो रिस्पॉन्स होता है वो एक जगह नहीं रहता, वो मल्टीपल जगह काम करता है, राइट। मल्टीपल चीज़ें उससे एक्टिवेट डीएक्टिवेट होती हैं। तो डैग का ये एक और काम है, राइट। फर्दर क्लीव होता है आर्चिडोनिक एसिड में, जो कि फर्दर मेजर मॉलिक्यूल्स के सिंथेसिस में जो है वो काम करते हैं। तो ये पॉइंट भी एक अच्छा पॉइंट है जो कि आप जो है वो लिख सकते हैं अपने नोट्स में, अगर आपने कहीं पे इस पाथवे के नोट्स बना रखे हैं। अगर हम बात करें इकैनोसॉइड्स की, राइट, जो यहाँ पर सिंथेसिस हो रहा है, ये भी क्या है बेसिकली एक्स्ट्रा पॉइंट्स में आप इसको पेन डाउन कर सकते हैं। ये भी सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स ही हैं जो वेरियस सिग्नलिंग में हेल्प करते हैं। दीज आर ऑल्सो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स, राइट। 20 कार्बन यूनिट्स की लगभग जो है वो लेंथ होती है एंड बहुत सारे फिजियोलॉजिकल फंक्शंस में इनका रोल देखा जाता है। जैसे अगर शरीर में बॉडी में कहीं पर इन्फ्लामेशन है, एलर्जी की कंडीशंस हैं, कुछ अलग तरीके के इम्यून रिस्पॉन्सेज, फीवर की बात करें तो वहाँ पर भी, पेन रेगुलेशन की बात करें, बीपी की कंट्रोलिंग की बात करें तो वहाँ पर इट इज़ देयर, राइट, इट इज़ देयर। प्रोस्टाग्लैंडिन्स के बारे में भी आप लोगों ने काफ़ी बार सुना होगा, दे आर अगेन द ग्रुप ऑफ फिजियोलॉजिकली एक्टिव लिपिड कंपाउंड्स जिनका हार्मोन लाइक इम्पैक्ट ही रहता है, राइट। एंड अगर हम इनके पर्टिकुलर फंक्शंस की बात करें तो बहुत सारे फंक्शंस इनके देखते हैं हम, मेंसुरेशन में भी है, कंसेप्शन में भी है, कॉन्ट्रैक्शंस के लिए प्रोस्टाग्लैंडिन्स का बेसिकली रिलीज होता है जब कॉन्ट्रैक्शंस बॉडी में चाहिए होती है। फर्टिलाइजेशन में भी इट इज इन्वॉल्व, कंसेप्शन में भी इसका रोल जो है वो हम देखते हैं कि फीमेल बॉडी में कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में, जिसकी बदौलत स्पर्म अपने सही जगह पर जाकर एग को फर्टिलाइज कर देता है। तो पूरा सिग्नलिंग पाथवे है। खैर इतना डीप में जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप एनिमल फिजियोलॉजी में भी चीज़ें देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट था डैग ऑल्सो एक्टिवेट कैल्शियम डिपेंडेंट प्रोटीन काइनेज। ये बिल्कुल सही है क्योंकि IP3 कैल्शियम चैनल पर बाइंड किया है, साइटोसोलिक कैल्शियम कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है और उसमें डैग भी मदद कर रहा है PKC को एक्टिवेट करने में। PKC क्या है, मेम्ब्रेन बाउंड एंजाइम ही है, मेम्ब्रेन के साथ ही प्रेजेंट है और डैग भी वहीं प्रेजेंट है। तो डैग जो है फर्दर इसको एक्टिवेट करने में भी मदद करेगा अलॉन्ग विद कैल्शियम आयंस, जो कि पर्टिकुलरली यहाँ पर एंजाइमेटिकली बाइंड करेंगे। सो एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आ गई होगी। इनकरेक्ट ऑप्शन हमें फाइंड करना था, +4 एंड -1 रिस्पेक्टिवली कीजिएगा सो दैट एक सही जजमेंट आपका हो सके। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑलराइट, अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें और मैं इसके कंसेप्ट की बात करूं तो ये एक मिक्स क्वेश्चन है, राइट, मिसलेनियस क्वेश्चन है। कंसेप्ट काफ़ी जगह से है यहाँ पर, आपके बायोकेमिस्ट्री के कंसेप्ट्स भी यहाँ पर है, एनिमल फिजियोलॉजी के भी हैं और कैंसर बायोलॉजी के तो है ही। 2-3 जगह से जो है मर्ज होकर ये क्वेश्चन पूछा गया। सजेस्टेड टाइम टू सॉल्व दिस क्वेश्चन इज 2 to 3 मिनट्स, तो आप ये भी देख लीजिएगा। क्वेश्चन है the gradient of oxygen available to cells at the inner region of a tumor tissue environment is typically low that creates a hypoxic microenvironment.
If enough oxygen is supplied to the cancer cell residing in hypoxic microenvironment, क्या चीज़ जो है वो नहीं है। पहले हम थोड़ा सा थीम समझ लेते हैं कि इसका क्या थीम है। अगर आप कैंसर सेल की बात करते हैं तो कैंसर सेल का एक मेजर काम क्या है, इट कॉन्टिन्यूसली डिवाइड, वो डिवाइड होता रहेगा होता रहेगा होता रहेगा। डिवीजन के लिए एनर्जी चाहिए और एनर्जी प्रोडक्शन के लिए हमें ऑक्सीजन का अमाउंट हाई चाहिए, राइट। ये बहुत कॉमन सी बात है जो सभी जानते हैं। अगर हम इनर एरिया में देखें, कहाँ पर देखें, अगर हम इनर एरिया में देखें, इनर एरिया में तो कॉन्टिन्यूस डिवीजन की वजह से क्या होता है कि जो ऑक्सीजन है वो कम होती चली जाती है, ठीक है, जिसको आप आम भाषा में क्या बोल देते हैं, आम भाषा में हाइपोक्सिया भी बोल देते हैं। ऑक्सीजन जो है इट विल कीप ऑन कमिंग डाउन, तो क्या हो गया, हाइपोक्सिया कंडीशन हो गई। आप हाइपोक्सिया टर्म आप हाइपोक्सिया के बारे में एनिमल फिजियोलॉजी में भी बहुत पढ़ते हैं। या फिर हम बोलेंगे हाइपोक्सिक माइक्रो एनवायरनमेंट जो है क्रिएट हो गया इनर एरिया में। तो इसमें अगर इस तरीके का सिनारियो है तो क्या नहीं होगा वो आपको बताना है। तो यहाँ पर हाइपोक्सिया इंड्यूसिंग फैक्टर 1 अल्फा की बात की जा रही है। Stable in the cells under hypoxic condition may undergo oxygen dependent hydroxylation, targeting it for ubiquitination and proteolysis by tumor suppressor protein VHL. This is the correct option. थोड़ा सा बेसिक में अगर हम और भी जाएं तो यहाँ पर देखिए एक चीज और है। अगर सेल को कॉन्टिन्यूसली डिवाइड करना है और उसको एटीपी चाहिए तो वो दो तरीके से जो है वो अपना एटीपी का प्रोडक्शन करेगा ऑक्सीजन का इस्तेमाल करके। एक तो या तो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन वो करे या फिर वो एनारोबिकली, या फिर आप कह सकते हैं फर्मेंटेशन का जो आप कंसेप्ट पढ़ते हैं उस तरीके से जो है चीज़ों को प्रोड्यूस करें, ठीक है। बिकॉज अभी उसको हाई न्यूट्रिएंट चाहिए, हाई ऑक्सीजन चाहिए डिवाइड करने के लिए, तो एनी हाउ उसको डिफरेंट मेथड्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा, एंजियोजेनेसिस का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा, जिसके लिए उसको इस तरीके की कंडीशंस चाहिए। और इस तरीके की कंडीशंस के लिए उसको कुछ फैक्टर्स की जरूरत पड़ेगी, जिसमें से है एक है हाइपोक्सिया इंड्यूसिंग फैक्टर 1 अल्फा। तो पहली स्टेटमेंट एकदम सही है। थर्ड स्टेटमेंट में है एक्सप्रेशन ऑफ हाइपोक्सिया इंड्यूसिंग फैक्टर 1 अल्फा डिपेंडेंट जीन्स लोअर हो जाएंगे, विल बी लोअर, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। Lactate generation in the tumor microenvironment which contribute to M2 polarization of tissue associated macrophages will not. This is also correct. अब इसका जो पूरा आंसर था वो टिका हुआ था सेकेंड ऑप्शन, जो कि आप कहाँ पढ़ते हैं, जो कि आप बायोकेमिस्ट्री में बायोएनर्जेटिक्स में भी पढ़ते हैं। Warburg effect will be reversed and conversion of glucose to lactate will not take place. It will take place. बिकॉज सफिशिएंट ऑक्सीजन की अगर हमें सप्लाई करनी है तो इसको एक ऑल्टरनेटिव पाथवे यूज करना पड़ेगा, राइट। ग्लूकोज चाहिए, देन अगेन कन्वर्जन के बाद लैक्टेट मिलेगा ताकि सफिशिएंट ऑक्सीजन जो है वो मिल सके फॉर ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। सफिशिएंट ऑक्सीजन मिलेगी तब जाकर ये कॉन्टिन्यूसली डिवाइड करता जाएगा। इसी तरीके की मोल्डिंग जो है वो पूरी की पूरी होती है। तो एक बार वारबर्ग इफेक्ट भी डिस्कस कर लेते हैं कि व्हाट एक्चुअली इट इज। करेक्ट ऑप्शन जो था वो हमारा ऑप्शन नंबर बी था, मतलब इनकरेक्ट पूछा था, इनकरेक्ट इज ऑप्शन नंबर बी। इन हाइपोक्सिक कंडीशन हाइपोक्सिया इंड्यूसिंग 1 अल्फा इंक्रीज होगा एंड इन नॉर्मल कंडीशन रिड्यूस होता है, ठीक है, ये पेन डाउन कर लीजिएगा। सेकेंड पॉइंट में लिखा है कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू लैक्टेट would still take place if oxygen is given to cancer cell, and in the option B reverse is written, so option B जो है वो गलत है। Oxygen is present, hypoxia inducing factor may undergo oxygen dependent hydroxylation। Warburg effect क्या है, increase in the rate of glucose uptake, because क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा ATP का प्रोडक्शन करना है, एनर्जी का प्रोडक्शन करना है, ऑक्सीजन चाहिए। यहाँ पर आप एक्सपेरिमेंटली ऑक्सीजन दे रहे हैं, इवन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन।
द वारबर्ग इफेक्ट एक हॉलमार्क की तरह काम करता है कैंसर सेल के लिए, क्योंकि कॉन्टिन्यूसली वो डिवाइड कर रहा है। तो माइक्रो एनवायरनमेंट में हाइपोक्सिया कंडीशंस तो आ ही रही हैं। द थिंग इज दैट किस ऑल्टरनेटिव पाथवे से ऑक्सीजन का प्रोडक्शन हो, तो इसी से ही होगा। अगर वारबर्ग इफेक्ट हो रहा है तो एक हॉलमार्क है कैंसर सेल का। हॉलमार्क आप समझते होंगे क्या है? That refers to the preference of cancer cells to metabolize glucose anaerobically rather than aerobically. ऑक्सीजन कम है तब भी वो continuously ग्लूकोज को मेटाबोलाइज कर रहे हैं, बिकॉज नॉर्मल सेल को ग्लूकोज चाहिए और कैंसर सेल यूजली क्या करता है, क्रेव करता है ग्लूकोज के लिए। इवन अंडर नॉर्मोक्सिया यानी कि बहुत लेस ऑक्सीजन है तब भी इस तरीके से प्रोसेस जो है वो चलता है। एंड साथ ही हम देखते हैं कीमो रेजिस्टेंस थेरेपी भी जो होती है या कीमोथेरेपीज भी जो होती है वो भी बहुत पर्टिकुलरली अच्छे से काम नहीं कर पाती अगर इस तरीके का सिनेरियो जो है वो रहता है। तो 3-4 चीज़ों से मिलकर सवाल था, थोड़ा सा टेढ़ा सवाल ज़रूर था क्योंकि फैक्टर्स के बारे में हम इतना ज़्यादा नहीं ध्यान देते हैं, बट एनी हाउ एक नए पैटर्न से क्वेश्चन पूछा गया है एंड इट्स योर ड्यूटी, जो बतलाया गया है एक्स्ट्रा पॉइंट्स वो आप ध्यान रखें। आगे ऐसा क्वेश्चन अगर पुट ऑन होता है तो आप सफिशिएंटली इसको अच्छे से एफिशिएंटली आंसर कर पाए। +4 and -1 respectively. Moving to the next question. Alright, so this is the last question everyone. यहाँ पर आप देख रहे हैं क्वेश्चन जो है वो, अगर मैं कंसेप्ट की बात करूँ, कंसेप्ट यहाँ पर है होस्ट एंड पैरासाइट, राइट? होस्ट एंड पैरासाइट से आपको 4, 6 या 8 नंबर के क्वेश्चंस मिल सकते हैं और जनरली क्योंकि ट्रेंड है तो सवाल जो है वो वायरसेस पर ज़्यादा पूछे जा रहे हैं एंड सिंपली आपको यहाँ क्या करना है, सिंपली आपको यहाँ पर मैच करना है। अगर आपको एक का भी अंदाज़ा है तो आप आराम से आंसर कर सकते हो। होस्ट क्या करता है, अपने आप को डिफेंड करता है। पैरासाइट क्या करता है, अपने आप को इवेड करता है। जो होस्ट के बचने के तरीके हैं, खुद को बचाने के तरीके हैं, उनसे बचता है, क्योंकि अगर वो उनसे नहीं बचा तो वो तो मारा जाएगा, है ना? और अगर होस्ट ने खुद को डिफेंड नहीं किया इम्यून रिस्पॉन्स, इम्यूनिटी या एनी हाउ किसी प्रोसेस से, तो वो मारा जाएगा। इवोल्यूशनरी रेस चलती रहती है। तो वायरसेस भी बहुत तरीके के मैकेनिज्म्स को अपनाते हैं। किस तरीके के मैकेनिज्म को कौन सा वायरस अपनाता है, ये यहाँ पूछा गया और ये सवाल पहले भी काफ़ी बार पूछा गया। मतलब ऑप्शंस कैन वेरी, बट इस तरीके के क्वेश्चन। HIV इसमें सबसे बड़ा क्लू था। कॉन्स्टेंटली व्हाट इट विल बी डूइंग, चेंजिंग देयर एंटीजेंस कॉल्ड एंटीजेनिक वेरिएशंस, यानी अपने सरफेस पर जिस भी एंटीजेंस की मदद से, या आप कह सकते हो वो सरफेस प्रोटीन्स की मदद से वो होस्ट सेल से बाइंड करता, वो उसको चेंज करता रहता। तो ये ऑप्शन हमें सिर्फ एक ही ऑप्शन में मिल रहा था, दैट इज फोर्थ ऑप्शन में, वहीं से हमें आंसर मिल गया। बट एनी हाउ यू हैव टू लर्न एवरीथिंग। हेपेटाइटिस सी by evading the action of interferon alpha beta, the major antiviral cytokines, इनके बारे में बहुत सवाल पूछा जाता है। केमिकल मैसेंजर्स, जब वायरस का इन्फेक्शन होता है इंटरफेरॉन्स मेजरली रिलीज होते हैं, राइट? हेपेटाइटिस सी पहले भी पूछा जा चुका है। हर्पीस सिंप्लेक्स वायरस के बारे में बात करें, इसका मैकेनिज्म क्या है? बाय इनहिबिटिंग एंटीजन डिलीवरी टू क्लास 1 MHC रिसेप्टर ऑन वायरस इन्फेक्टेड सेल्स, thus presenting presentation of viral antigen to T cells। अभी हमने मैकेनिज्म पढ़ा, साइटोटॉक्सिक टी सेल कब काम करेगा, जब उसको MHC रिप्रेजेंट करेगा। अगर रिप्रेजेंट ही नहीं करे, साइटोसोलिक पाथवे जो हो रहा है, पेप्टाइड को डिग्रेड करके प्रेजेंट किया जा रहा है, वही स्टॉप कर दें तो इट विल क्रिएट अ हाई डिफिकल्टी, है ना? पता ही नहीं चलेगा सेल को कि कुछ प्रॉब्लम भी है, कुछ इशू भी है। तो इस प्रोसेस को ये इनहिबिट कर देता है, जो बहुत अलग सा प्रोसेस है। वैक्सीनिया वायरस की अगर हम बात करें, बाय इवेडिंग एंटीबॉडी मीडिएटेड डिस्ट्रक्शन थ्रू कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन। कॉम्प्लीमेंट पाथवे हम पढ़ते हैं इम्यूनोलॉजी में, क्लासिकल, ऑल्टरनेटिव, लेक्टिन मीडिएटेड पाथवे। तो ये क्या करता है, वैक्सीना वायरस बेसिकली क्या करता है, इवेड कर जाता है, बच जाता है एंटीबॉडी के एक्शन से, क्योंकि एंटीबॉडी में भी IgM और G, IgG, ये बेसिकली क्या करती हैं, ये कॉम्प्लीमेंट, क्लासिकल कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट करके पोर क्रिएट कर देती है।
तो ये मैकेनिज्म आप याद रखना। साथ ही वैक्सीना वायरस एक एनवेलप्ड वायरस भी है जो पॉक्स वायरस की फैमिली से बिलोंग करता है, लीनियर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए रखता है, राइट। एंड अगर हम इसके बारे में बात करें तो स्मॉल पॉक्स जैसी बीमारी को जो है ये कॉज करता है। बहुत अनकॉमन है ये वायरस सी वाला, बाकी सब तो कॉमन है, बट एनी हाउ यू हैव टू लर्न। यहाँ पर एक छोटी सी टिप मैं आपको देना चाहूँगी। देखिए, अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना अच्छे से बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहता है, क्योंकि यहाँ से हमें काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। ये जो दो ऑप्शन यहाँ पर दिए हैं, ए ऑप्शन और डी ऑप्शन, ये पहले काफ़ी बार पूछे जा चुके हैं और इसी पैटर्न में पूछे जा चुके हैं। अगर आपको दो का भी अंदाजा है तो 4 नंबर आप बहुत आसानी से पा सकते हैं, बेशक आपको बाकी दो का आइडिया ना भी हो। तो आप एक एक चीज़ को अच्छे से याद करके चलिए, क्योंकि क्वेश्चन का पैटर्न अगर यही रहा तो आपका विद इन 1 मिनट सवाल सॉल्व हो जाएगा, एंड दैट विल बी लाइक अ बूम। ठीक है, क्योंकि 0.5 ही बहुत इंपॉर्टेंट है, 4 मार्क्स तो खैर चलिए दूर की बात है। याद रखिएगा, नोट्स ज़रूर बनाइएगा। जहाँ पे आपने होस्ट पैरासाइट का फॉर्म बनाया हुआ है, नोट्स बनाए हुए हैं किसी भी फॉर्मेट में, वहाँ पर पेन डाउन कर लीजिएगा कि किस तरीके से वायरसेस का, इन 4 वायरसेस, या पहले भी काफ़ी सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, इवेडिंग मैकेनिज्म रहता है। ऑलराइट, यहाँ पर लिखा हुआ है, बाकी ये भी आप पेन डाउन कर सकते हैं। सो होपफुली आई मेड माई सेल्फ वेरी मच क्लियर। इसी तरीके से वी विल बी डूइंग लॉट ऑफ क्वेश्चंस। मेक श्योर सेशन को लाइक करें। आगे हम बहुत सारे सवाल करने वाले हैं, बहुत सारे प्री सेशंस करने वाले हैं। सो स्टे कनेक्टेड एंड टेलीग्राम चैनल गुरु मंत्र को बिल्कुल भी ज्वाइन करना ना भूलें, क्योंकि और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो वहाँ पर हम फोकस करने वाले हैं। थैंक यू वंस अगेन, टेक केयर एवरीवन, सी यू सून, थैंक यू।